जल संसाधन मानव जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो मानव के जीवन के साथ साथ प्रकृति की वस्तु एवं प्रकृति को भी बहुत ही महत्वपूर्ण संजोए रखता है। इसके बाद इसमें अपन देखते हैं कि इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट जल चक्र भी है जो वायुमंडलीय दशाओं को भी प्रभावित करता है। तो मेरा नाम है राम कुमार सोनी, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 12 का अध्याय 3। इसमें अपन ये देखेंगे कि जल संसाधन क्या है एवं उसके क्या प्रकार हैं, जल संसाधन किसे कहते हैं, ये देखेंगे। किसके संदर्भ में? यह जल संसाधन अपन देखेंगे भारत के संदर्भ में। अब सबसे पहले टॉपिक पे है कि पृथ्वी का लगभग 71% धरातल पानी से अनाच्छादित है, परंतु आलवणीय जल की मात्रा कुल जल का केवल 3% ही है। अब अपन यह देखते हैं कि यह अपनी अर्थ है। अर्थ में जो 71% भाग है, पृथ्वी में जो 71% भाग है वह सागरीय या लवणीय जल है। इसमें से सिर्फ 29% भाग पर स्तर मंडल है। इसका भी सिर्फ 3% भाग है जो पीने योग्य है, जिसमें नदियां, झीलें, ग्लेशियर आदि सम्मिलित किए जाते हैं। अब जल गुणवत्ता से क्या मतलब है? जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता या अनावश्यक बाहरी पदार्थों रहित जल से है। जल गुणवत्ता मतलब क्या है? साफ या शुद्ध जल को ही क्या कहा जाता है? साफ या शुद्ध जल को ही जल गुणवत्ता कहा जाता है। किसी भी जल में यदि 24 पर 1000 से कम लवण है तो इसे शुद्ध जल बोला जाता है। अब भारत के जल संसाधन, अब अपन ये देखेंगे कि भारत के संदर्भ में जल संसाधन क्या क्या होते हैं। इसमें अपन देखेंगे भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.45% क्या है? सिर्फ क्षेत्रफल है भारत का 2.45%। और इसमें जनसंख्या कितनी रहती है? भारत में वर्ल्ड की जनसंख्या रहती है 16%, तथा जल संसाधनों का प्रतिशत है 4% ही पाया जाता है। यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है? पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में भारत का एरिया है 2.45%। इसके बाद पॉपुलेशन कितनी है? इतना छोटा सा एरिया है और इस पर इतनी अधिक पॉपुलेशन है 16%। और यह देखें कि जल संसाधन सिर्फ 4% ही जल संसाधन पाया जाता है। तो जनसंख्या के कंपैरेटिव में जल संसाधन भारत में बहुत कम पाया जाता है। भारत को वार्षिक वर्षा से 4000 घन किलोमीटर और सतह का जो जल है वो कितना है? 4000 घन किलोमीटर। और भूजल स्रोतों से लगभग 1869 घन किलोमीटर पानी प्राप्त होता है। जो वर्षा से भारत में पानी कितना आता है? वर्षा से भारत में पानी आता है 4000 घन किलोमीटर। और जो भूजल मतलब है जो पृथ्वी के अंदर जल है और जो पृथ्वी की सतह पर जल है वो कितना है? लगभग 1900 घन किलोमीटर प्राप्त होता है। लेकिन पानी के इन दो स्रोतों में केवल 60% ही यानी 1122 क्यूबिक किलोमीटर ही लगभग लाभकारी और उपयोगी है। इसमें से सिर्फ टोटल जल में से सिर्फ 60% ही उपयोगी होता है। बाकी 40% जल का अपन उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह 40% जल या तो कहीं ग्लेशियर में है, या वह 40% जल कहीं नदियों में या कहीं झीलों में, या वह कहीं भूजल के पृथ्वी सतह पर है, जिसका मनुष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा रहा है। अब जल संसाधनों का वर्गीकरण, अब हम जल संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। इसमें अपन देखते हैं कि जल संसाधन को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है धरातलीय जल संसाधन, दूसरा है भौम जल संसाधन। धरातलीय मतलब जो कि धरातल पर जल पाया जाएगा, इसको कहा जाएगा धरातलीय। और जो धरातल के नीचे जल पाया जाएगा इसको कहा जाएगा भौम जल। अब धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत हैं। अब अपन वैसे ही अपन जानते हैं कि जो सतह पर जल होता है उसको धरातलीय जल कहा जाता है। अब यह कहाँ से प्राप्त होगा? यह वर्षा के द्वारा। यह कहाँ आएगा? यह नदियों में आएगा, यह झीलों में आएगा, यह तालाबों में आएगा। तलैया मतलब होता है तालाब के छोटे रूप को तलैया बोला जाता है। जैसे कि इसको क्या कहा जाएगा? तलैया। नदियां, झीलें, तालाब
और तलैया, यह जल इनमें कहाँ से आता है? वर्षा जो होती है वह जल इनमें संचित हो जाता है। तो इस प्रकार से यह धरातलीय जल की यह उदाहरण है। भारत में कुल नदियां व उसकी सहायक नदियां जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है, इनकी संख्या 1 लाख या 10,000, इनकी संख्या है 10,360। मतलब कि यह है कि भारत में जो 1.5 किलोमीटर की नदियां हैं लगभग, उनकी संख्या कितनी? उनकी संख्या है लगभग 10,000। फिर भी स्थलाकृति जलीय और अन्य दबावों के कारण प्राप्त धरातलीय जल का केवल लगभग 690 घन किलोमीटर यानी सिर्फ 32% जल का ही उपयोग किया जाता है। भारत में जो नदियां हैं उनका सिर्फ और सिर्फ 32% ही, यह जो धरातलीय जल है, नदियां, झील, तालाब, इनका सिर्फ 32% ही उपयोग किया जाता है। बाकी 68% का उपयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उच्चावच के कारण इनका अधिक उपयोग नहीं हो पा रहा है। अब भौम जल संसाधन, देश में कुल पुनर्योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिण भारत में कुल भागों के नदी बेसिनों में भौम जल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया उत्तर पश्चिम, ये वाला पार्ट, और नदी बेसिनों के दक्षिणी यहाँ पर भौम जल यानी ग्राउंड वाटर अधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि नदियां यहाँ पर अधिक पाई जाती हैं, सदा वाहिनी नदियां पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कम मोटी चट्टानें हैं और अधिक उपजाऊ मिट्टी, जिस कारण से जल नीचे रिस जाता है। भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति के बाद भौम जल से, जैसे ट्यूबवेल से, इनका जल का निष्कासन बहुत अधिक किया जा रहा है, जिसके कारण से वहां पर अधिक सिंचाई से भूमि बंजर होती जा रही है। जबकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल राज्य में भौम जल क्षमता बहुत कम उपयोग करते हैं। क्यों? यह उपयोग कम क्यों करते हैं? कम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर नदियां, झीलें और तालाब में पाई जाती है। जहाँ पर नदियां, झीलें, तालाब नहीं पाई जाती, वहां पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, वहां पर यह भौम जल का अधिक उपयोग करते हैं। भारत में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग के दुष्परिणाम। अब जो भौम जल उपयोग हुआ है उसके क्या क्या परिणाम निकले हैं? जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से भौम जल स्तर नीचा हो गया है। इसका जितना अत्यधिक उपयोग किया जाएगा, भौम जल नीचा हो जाएगा और मृदा के ऊपरी भाग में लवणीयता या सैलिनिटी बढ़ती जाएगी, जो कि अपन देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ की मिट्टियां अधिकांशतः खराब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि भौम जल का इतना अधिक निष्कासन हो गया है कि लीचिंग के माध्यम से ऊपरी परत में खारी हो गई है, नमक की परत जम गई है। राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है। अब इस फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से बच्चों में हड्डी रोग अधिक हो रहे हैं। फ्लोराइड यानी कि जैसे कि दांतों का कमजोर होना, बच्चों में हड्डियों का कमजोर होना, यह किसके लक्षण है? यह फ्लोराइड के लक्षण है। अत्यधिक जल निकास से जो मृदा है वह लवणीय हो गई है। इसी लवणीयता के कारण बच्चों में फ्लोराइड और फ्लूरोसिस नामक अत्यधिक बीमारियां हो रही हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में सांखिया की मात्रा बढ़ गई है। इसको क्या बोला जाता है? सांखिया को बोला जाता है एटाई रोग। इनकी मात्रा बहुत बढ़ गई है। पानी को प्राप्त करने में अधिक की आवश्यकता होती है। जब अधिक आवश्यकता होगी तो अधिक ऊर्जा की खपत होगी, जिससे देश में आर्थिक संकट आने की संभावना होती है। अब जल की मांग और उसके उपयोग। अब जल की मांग और उसके उपयोग क्या है? पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 मतलब 66% लोग कृषि पर ही निर्भर हैं।
इसलिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत सरकार के द्वारा सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए अधिक नहरें योजना, सिंचाई योजना, अधिक सब्सिडी, अधिक बोर खुदवाने पर अधिक सब्सिडी दी जाती है, योजना दी गई है। क्योंकि 1966-67 में जब हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति की बाद से पानी का उपयोग भारत में बहुत अधिक बढ़ गया है और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? यह सतलज नदी पर है। इसी प्रकार हीराकुंड बांध यह किस नदी पर है? दामोदर घाटी परियोजना यह दामोदर नदी पर। इसी प्रकार नागार्जुन सागर परियोजना यह कृष्णा नदी पर है। इसी प्रकार इंदिरा गांधी नहर परियोजना यह सतलज और ब्यास के संगम से एक राजस्थान में नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि की शुरुआत की गई है। भारत में सिंचाई की बढ़ती मांग के लिए उत्तरदायी कारक। अब भारत में जो सिंचाई की मांग बढ़ रही है इसके उत्तरदायी कारक क्या है? सबसे पहले इसका उत्तरदायी कारक क्या हुआ? सबसे पहले हुआ ओवर पॉपुलेशन। सबसे पहला वर्षा का असमान वितरण। इसके भौगोलिक कारक में देखा जाए तो सबसे पहला है वर्षा का असमान वितरण। देश में सारे वर्षा का अभाव बना रहता है। क्यों? क्योंकि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इस कारण से भारत में वर्षा का अभाव बना रहता है। भारत में लगभग 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा केवल मानसून वर्षा के मौसम में ही होती है, इसलिए शुष्क ऋतु में सिंचाई के बिना कृषि संभव नहीं है। जैसा कि ये हम जानते हैं कि वर्षा ऋतु में अधिक बारिश हो जाती है, जबकि शीत ऋतु और जो ग्रीष्म ऋतु है यह सूखी जाती है। इस कारण से जो सिंचाई की आवश्यकता होती है वो बहुत अधिक होती है। वर्षा काल में तो वर्षा से जल प्राप्त हो जाता है, जबकि जो शुष्क ऋतु है इनको प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता हुई? इनको प्राप्त करने के लिए जैसे कि तालाब है, जल है, और इसी प्रकार से वर्षा का तो मैटर ही नहीं है। और इसके बाद जो भौमजल है इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। और वर्षा की अनिश्चितता। अब इसका मतलब क्या है? वर्षा हो ही नहीं रही है। इसका मतलब यह है कि वर्षा कभी तो समय पर हो जाती है और कभी 2 महीने लेट हो जाती है। इसके कारण भी भारत में सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है। वर्षा का आगमन ही नहीं बल्कि पूरी मात्रा भी अनिश्चित है। इसका उतार चढ़ाव की कमी केवल सिंचाई द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। वर्षा को मानसूनी जुआ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता। कभी वर्षा ज्यादा हो जाती, कभी वर्षा कम हो जाती। जिस भी समय वर्षा कम होती है वहां पर सूखा पड़ जाता, वहां पर अकाल पड़ जाता। जिस प्रकार 1967 में बंगाल में वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया था। इसी प्रकार से अपन सिंचाई के संदर्भ में इसको देख सकते हैं। परिवर्तनशीलता। वर्षा की विभिन्नता व परिवर्तनशीलता अधिक है। क्यों? क्योंकि भारतीय जलवायु कैसी? भारतीय जलवायु मानसूनी जलवायु है। इन्हीं क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है तो कहीं कम होती है। कहीं किसी समय में वर्षा अधिक हो जाती है, किसी समय में वर्षा कम हो जाती है। इसी की उतार चढ़ाव के कारण भारत में अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सिंचाई के बिना भारतीय कृषि मानसून का जुआ बनकर रह जाती है। यदि वर्षा नहीं होगी तो भारतीय कृषि किस पर? सिंचाई पर निर्भर रहेगी, तो कीमतें बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार से इसको मानसून को भारतीय कृषि का जुआ कहा जाता है। अब मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु जिसमें केवल 3 से 4 महीने ही वर्षा होती है, जबकि 8 से 9 महीने सूखा पड़ा रहता है। अधिकतर समय शुष्क ही रहता है, जबकि कृषि पूरे वर्ष होती है। इसलिए सिंचाई पर भारतीय कृषि अधिक निर्भर है। क्योंकि अपन जानते हैं कि वर्षा सिर्फ 3 से 4 महीने होती है, जबकि जो कृषि रहती है जैसे कि रबी है, खरीफ है, जो जायद की फसलें वो पूरे 12 महीने ही बोई जाती है। तो इसके कारण से इन पर नदी है, तालाब है, झील है और जो भूमजल, इन पर कृषि का अधिक दबाव बना रहता है। अब है खाद्यान्न व कृषि प्रधान कच्चे माल की बढ़ती मांग। देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्नों व कच्चे माल में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसलिए बहुफसली कृषि जरूरी है, जिसके कारण सिंचाई की मांग बढ़ रही है। लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की मांग बढ़ रही है। अब जब खाद्यान्न की मांग बढ़ रही है तो विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न प्रकार की जैसे रबी, खरीफ, जायद की फसलें उगाई जा रही है, जिससे कि भूमि की जो उर्वरता है वो भी कम होती जा रही है और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो कि उपजाऊ भूमि है वो भी कम होती जा रही है। अब जब यह भूमि कम होती जाएगी और
कृषि की मांग बढ़ती जाएगी। कृषि की मांग किसके कारण पूर्ति होती है? कृषि की मांग सिंचाई के कारण पूर्ति होती है। तो इन पर नदी है, तालाब है, झील है या भूमजल है, इन पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, इन पर अधिक दबाव पड़ेगा, जिनके कारण से समय के साथ यह जो जल है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इस प्रकार अपन देखते हैं कि किस प्रकार से मानसूनी जलवायु भारतीय कृषि को प्रभावित करती है और किस प्रकार से जनसंख्या दबाव भारतीय कृषि को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से डेप्थ में पढ़ने के लिए हमारे फ्यूकी एजुकेशन को ऐप को अभी डाउनलोड करें और आप हमें रिव्यू देकर बताएं और हम आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।